सर आवाज आ रही है बट आई थिंक विद्या इज नॉट हियर। ओके। विद्या नहीं है ओके इसमें। ओके, गीता आप बता सकती हैं। रचनात्मक तौर पर वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड बात है कि बच्चे इस तरीके से 100% रिजल्ट ला रहे हैं, उसके बावजूद भी अनुशासन को मद्देनजर ना भी रखते हैं। तो बेसिकली आपने जिस प्रकार से कहा कि हमें अनुशासित रहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, ये कि हमारे जो भविष्य में जो जितने भी हमारे गोल हैं उनको अचीव करने के लिए एक अनुशासन के साथ अगर हम किसी चीज़ की अगर तैयारी करते हैं, या फिर हम चाहे हम सिविल सर्विस की भी तैयारी करते हैं, तो हमारे सामने क्या होता है, एक अनुशासन होता है। अगर हम उस अनुशासन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो कहीं नहीं, निश्चित रूप में हम क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे कहीं ना कहीं भविष्य को एक दिशा प्रदान करती हैं। और इस पर अगर हम कहें, माता पिता के गाइडलाइंस पर भी हम उस पर बहुत ढेर सारे ऐसे होते हैं कि हमारे अपने माता पिता भी हमारे क्या होती है, प्राथमिक गुरु के रूप में होती हैं, वहीं से हमें ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हम देखिए, स्कूल में अनुशासन का महत्व, अनुशासन कई संगठन या कार्यस्थल होता है, स्कूल होता है, समाज होता है, कॉलेज होता है, विश्वविद्यालय में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। और नियमों और विनियमों का समूह होता है। और स्कूलों के लिए ये सुनिश्चित करना होता है कि अनिवार्य है कि देखिए, ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है कि छात्र अपने जीवन में किस तरीके से अनुशासित हो करता है। देखिए, किसी छात्र के अंतर्गत कोई चीज उसको चाहे उसका बौद्धिक ज्ञान कितना भी क्षणिक क्यों ना हो, मगर वो अनुशासन में है तो वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो अनुशासन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको समझने के लिए, उसको पालन करने के लिए। उसका सर्वांगीण विकास होता है, जब सर्वांगीण विकास होता है तो कहीं ना कहीं वो सफल होता है। देखिए, हमने कहा कि शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार कैसे होता है। जो छात्र अनुशासन को महत्व देता है, वो क्या होता है, शिक्षा के श्रेष्ठ, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं और कक्षा कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और प्रभावी ढंग से क्या करते हैं, अधिक सीखने की उनके अंदर क्या होती है, ललक पैदा हो जाती है। और स्कूल के जो शैक्षणिक प्रदर्शन है उसमें जो शोर से क्या होते हैं, प्रतिभाग करते हैं, और अपने जो अपना समय होता है उसमें प्रतिबद्धता के अगर के जो उसका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है। और कहीं ना कहीं वो अप्रिसिएट भी होता है और प्रोत्साहित उसे किया जाता है। तो हम अगर हम तो शिक्षा शैक्षणिक क्षेत्र में अगर हम अनुशासन की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोल मॉडल फैक्टर के रूप में वो क्या करता है, कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाता है। अब देखिए, हम कहते हैं कि सीखने के अवसरों में, देखिए मैडम, ये चीज़ें याद रखिएगा। हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपसे बात कराई कि शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है, शैक्षण ठीक है। और वहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, सीखने के अवसरों में को बढ़ाना होता है, और जो जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्माण होता है। सीखने के अवसरों को बढ़ाना, कहने का मतलब है कि जो अनुशासन की जब हम बात करते हैं तो छात्रों के लिए सकारात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना, एक हम ऐसे माहौल की बात करते हैं जहाँ पर जो छात्र होता है वो बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करता है, और सकारात्मक जहाँ पर उसको पॉजिटिव एनर्जी उससे कहीं ना कहीं मिलती है। हम एक ऐसा क्लास का ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर सभी बच्चे एक लगन के साथ कोई चैप्टर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको बहुत ही शरीर के साथ वो उसको क्या करें, सीखे और समझे, जहाँ तक प्रभावी ढंग से अध्ययन कर सकते हैं और मूल्यवान ज्ञान और कौशल के अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कोई टीचर अपना 100% देता है, जैसे कि मुझे आपके जो बोलने का तरीका है, जिस तरीके से आप अपनी बातों को रख रही हो, तो मैं ये समझता हूँ कि एक आप बेहतर शिक्षक के रूप में, अगर बेहतर टीचर के रूप में आप हो। और मैं चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन उच्च पदों में भी हो, जहाँ पर आपके ज्ञान से ओत प्रोत बच्चे हो सके। तो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो हमें ऐसे ही शिक्षकों की ज़रूरत है जो बेहतर तरीके से अपने बात को छात्रों के मध्य रख सकते हैं। ये नहीं कि ऐसे टीचर, बहुत से ऐसे हमने टीचर भी देखे हैं जो कि कक्षा कक्ष में स्पष्ट तौर पे अपनी बातें नहीं रख पाते हैं और सही तरीके से बच्चों को समझा नहीं पाते हैं। तो बेसिकली हम जब कहते हैं कि सीखने के अवसरों को बढ़ाना है, कि जो अनुशासन है, तो छात्रों के लिए एक सकारात्मक वातावरण को हम बढ़ावा देते हैं जहाँ पर वो प्रभावी ढंग से अध्ययन कर सकता है और अपने ज्ञान का क्या जो स्तर है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकता है। और शैक्षणिक जो कौशल होता है, जब हम जो कहते हैं कि सीखने का अधिगम की जब हम बात करते हैं, सीखने के अवसरों को कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकता है, तो अच्छी तरीके से क्या होता है, अनुशासित हो सकता है। छात्रों को अपने ज्ञान को व्यापक करने के लिए विभिन्न शिक्षण अवसरों का मिलते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि जो छात्र होता है वो अपने ज्ञान को
जो अपने ज्ञान का विस्तार कैसे करते हैं? जब हम कहते हैं कहीं पर डिबेट होती है, कहीं पर हम क्विज कंपटीशन कराते हैं, या कहीं पर हम ऐसे लेक्चर देने की जब हम बात करते हैं, तो हम कहीं कहीं पर ऐसा खुला मंच होता है जहाँ पर आपस में बच्चों पर वार्तालाप या डिबेट की जा सकती है। और हम ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर बच्चा अपने ज्ञान को और व्यापक तौर पर क्या करता है, उसका दायरे को बढ़ा सकता है। तो ये क्या होता है, विभिन्न ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऐसे शिक्षण के अवसर हमें मिलते हैं। अब हम कहते हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति का निर्माण कैसे किया जाए? अब एक जवाबदेही, किसी व्यक्ति पर एक जवाबदेही तय की जाती है कि अच्छी तरीके से अनुशासित स्कूल हमेशा कि ये सुनिश्चित करते हैं कि छात्र विश्वसनीय व्यक्ति बने। हर हर विद्यालय कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है कि मेरे विद्यालय से पढ़ा हुआ व्यक्ति या मेरे विद्यालय से पढ़ा हुआ जो छात्र छात्राएं कहीं ना कहीं भविष्य में देश और कालांतर या राजनीति क्षेत्र में या कहीं अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते हैं, अपने नाम को प्रतिष्ठित करें। कहीं ना कहीं ये कहने को मौका मिले कि ये इस फलाने फलाने विद्यालय से पढ़ा हुआ है। जैसे अभी हमने अगर बहुत ढेर सारे ऐसे हमने राजनेता देखे हैं या फिल्म अभिनेता देखे हैं, बहुत से ऐसे हमारे जो रोल मॉडल हैं, तो वो बहुत ढेर सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कहते हैं गरीब स्कूलों से पढ़े हैं, प्राथमिक स्तर या सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस विद्यालय से जाने जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमेशा स्कूल का यही टारगेट रहता है कि हम अनुशासित रहें और क्या करें, ये सुनिश्चित करते हैं कि ये विश्वसनीयता के साथ हम कह रहे हैं बेहतर तरीके से शिक्षा को क्या करते हैं व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है और उसको बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं, उसको बेहतर इंसान बना सकते हैं। और वो छात्र के क्या होता है समग्र विकास के लिए सम्मान और कड़ी मेहनत और ईमानदारी जैसे गुणों को विकसित करते हैं। देखिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें जो बच्चा होता है, बच्चे के अंतर्गत हमें ऐसे गुणों को भी डेवलप करना होता है। हमें उसके अंतर्गत सद्भाव का गुण भी पैदा करना होता है, नैतिकता का भी गुण पैदा करना होता है और एक दया का गुण भी पैदा करना होता है। एक हम उसे लीडर के रूप में भी हमें कहीं ना कहीं उसको तैयार करना होता है, एक उसके स्पोर्ट के तौर पर भी हमें तैयार करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको एक ये लेके चले मल्टी टैलेंटेड के रूप में हमें कहीं ना कहीं उसको निखारना पड़ता है, जिससे कि अपने भावी भविष्य को वो कहीं ना कहीं बेहतर बना सकता है और साथ ही देश कालांतर में भी वो अपना अमूल्य योगदान दे सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जो छात्रों को अपने विकल्पों को के लिए क्या होता है स्वामित्व या जिम्मेदारी लेने के अवसर भी मिले। हम बच्चों को पेरेंट्स पे या टीचर पे डिपेंड होने के लिए हम तैयार नहीं करते हैं। हम बच्चों को खुद के जो डिसीजन है उनको लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। हम ऐसा बनाते हैं बच्चे को जो वो डिसीजन ले रहा है तो भविष्य में उसका लिया हुआ जो डिसीजन है कहीं ना कहीं वो बेहतर होगा और कहीं ना कहीं वो बेहतर डिसीजन लेकर कहीं ना कहीं उच्च पदों पर वो पहुंच सके। बेसिकली हम अगर हम बात करें, देखिए मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं कई दफ़े जब भी मैं किसी भी लेक्चर देने जाता हूँ या फिर अगर मैं बात करूँ किसी भी इवेंट में जाता हूँ या फिर कक्षा कक्ष में बात करता हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन हमेशा हर किसी बच्चे से पूछता हूँ। आज क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूँ कि हम स्कूल या कॉलेज हम क्यों जाते हैं, हम किस लिए जाते हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? अगर हम कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, बता सकती हैं? सर सीखने के लिए जाते हैं। ठीक, अगर देखिए आप आप पढ़ी लिखी हैं, आपके हस्बैंड भी पढ़े लिखे हैं, जो आपका जो आने वाला जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, तो अगर मैं सोचता हूँ कि आप अगर उसको स्कूल नहीं भेजोगे तो आप उसे घर में भी पढ़ा सकते हैं, अच्छे गुण भी दे सकते हैं, सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो स्कूल ही जाना क्यों जरूरी है? जी, क्योंकि स्कूल सर मिनिएचर सोसाइटी है। जब हम पढ़ेंगे, हमारा जो लास्ट पढ़ाने का भी जो वो है कॉन्सेप्ट है, वो इसलिए है कि बच्चा आगे जाके सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करे। तो वो स्कूल से ही सारी बातें सीखता है। जो भी हमारी सोशल वैल्यूज है, हमें कैसे किसी दूसरे आदमी के साथ डील करना है और अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्टेबल कर सके, तो ये सब हमें स्कूल से ही सीखने को मिलता है। तो एटलीस्ट हमने जाना तो सोसाइटी में है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो अगर मेरे बच्चे हैं वो सोसाइटी में तभी अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे जब उनको एक स्कूल का माहौल मिलेगा। इसीलिए हम स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और देखिए अगर बाई चांस मान लीजिए हम
सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो आप घर में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपके सोसाइटी में बहुत ढेर सारे से बच्चे हैं, सोसाइटी का जो हॉल है उसमें आप डिस्कस करते हैं, इस सोसाइटी का जो स्कूल का जो माहौल मिलता है वो सोसाइटी के जो डिबेट होती है उसमें भी बच्चा प्रतिभाग करता है, तो वो चीज़ें वहाँ पर भी सोसाइटी में रहता है, रह कर सीख सकता है। वो सोसाइटी के किस तरीके समाज में कैसे रहना है, किस तरीके अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, वहाँ पर भी सीखता है। तो बेसिकली जो आपने कहा मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, किस चीज़ को डिजर्व करने के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमारा मेन गोल क्या होता है। सर एक ये होता है कि सर स्कूल में जैसे बच्चा है ना वो औपचारिक रूप से सीखता है। ठीक है, एक मेरी खुद की भी थ्योरी है, मैंने इस चीज़ को रखा है, मैंने कहीं दफे इसको बहुत बारीकी से इससे टटोला है, उसके बाद मैंने इस डिसीजन पे पहुंचा हूँ। आई थिंक मुझे, जैसे आप लोगों ने कहा, तो जैसे इंदु ने कहा कि वो सोसाइटी में रहता है, एक बेहतर शिक्षक बन सकता है, वो अपने माहौल को समझता है, वो बेहतर है, वो बहुत बिल्कुल 100 to 100% क्या है, वो एकदम राइट है। अगर जहाँ तक अगर हम मैं बात करता हूँ कि जब हम विद्यालय में जब पढ़ते हैं तो बेसिकली मैं कहूँ कि मुझे शिष्टाचार सीखना है, मुझे सर्वांगीण विकास, अगर मैं कहूँ नैतिक शिक्षा ग्रहण करनी है, हमें किस प्रकार से समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं घर में रहकर भी, अगर हमारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, हमारे समाज में हमें उठना बैठना है तो वहाँ पर भी हम सीखते हैं। बेसिकली जो हमारा मेन गोल होता है, कहीं ना कहीं हम स्कूल इसलिए जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब अचीव कर सकते हैं। एक हमारा जो गोल होता है कि हमें ये है कि हम एक डॉक्टर बने, तो वो डॉक्टर बनने के लिए हमें कहीं ना कहीं ऐसे पड़ाव होते हैं जो कि हम घर में हम चाहे कितना भी सीख ले, तो वो जो पड़ाव है, जो डॉक्टर बनने का पड़ाव होता है, वो विद्यालय से ही प्रारंभ होगा। हम स्टेप टू स्टेप वो चीज़ों को क्लियर करते हुए उस पोजीशन तक जाते हैं। बेसिकली हमारा अंततः अगर हमारा एक निष्कर्ष निकलता है कि हमने तो लास्ट में क्या करना है, करना तो हमने एक पैसा ही कमाना है। बेसिकली हमारा मेन उद्देश्य होता जी। है कि पैसे का अर्जन कैसे किया जाता है। अगर आप देखोगे, अगर आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ी होगी, उसमें जो उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैकाले हैं या फिर कोई याद नहीं आ रहा उसका, फिर मैं बता दूंगा। तो उनका मेन उद्देश्य कहता है कि ये जो क्या होता है, जो सर्कल होता है वो क्या होता है, जो धन के इर्द, जो इकोनॉमी है, जो हम अर्थशास्त्र के पढ़ाई हम क्या करते हैं, ये धन के इर्द गिर्द ही घूमता है। हमें बेसिकली हम ये करते हैं कि हमें एसडीएम बनना है या आईएएस बनना है। मेन गोल क्या होता है, हम तो प्रतिनिधित्व तो कर तो रहे हैं, मगर मेन गोल है कि हम बेहतर से बेहतर जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। बेहतर जीवन को निर्वाह करने के लिए हमें धन का क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है। हम चाहे बीटेक करें हैं या फिर एमटेक कर लें या फिर कोई बीएड कर लें या प्रोफेसर कर लें, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, गोल, हमारा मेन गोल क्या होता है, हमें धन का अर्जन कैसे किया जा सकता है, धन को अर्जन करने के तरीके किस तरीके से हो सकते हैं, बेहतर पूंजी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली हम शिक्षा ग्रहण भी बेसिकली हम इसीलिए करते हैं कि हम जीवन में अच्छी हमें नौकरी मिल सके। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, अभी इतना आप समय दे रहे हैं अपने, तो बेसिकली क्या है कि आप लेक्चरर के पद पे आप आसीन होना चाहते हैं। बेसिकली अगर हम इंदू जी की बात करते हैं, इंदू जी बेसिकली एक टीचर हैं। टीचर होने के बावजूद भी आज वो क्या करती है, वो उच्च पद की टीचर है, जो वहाँ पर अभी इनका जो इनका जो ग्रेड पे है वो कम है, तो अब वो उच्च ग्रेड पे की तरफ बढ़ना चाह रही, कि वो चाहती है कि मेरा जो मेन उद्देश्य ये धन का अर्जन करना होता है कि भैया मैं इतने से, अगर मैं 50,000 अब मुझे मिल रहा है यहाँ पर, अगर मुझे लेक्चरर में 1 लाख मिल रहा है तो मैं 1 लाख की तरफ जाऊँगा। मेरा उद्देश्य क्या है, जब मुझे 1 लाख मिल रहा है तो उसके एवज में मैं शिक्षण कार्य कराऊंगा। जो मेरे अंदर जो टैलेंट है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इंदू जी के अंदर बहुत बेहतरीन टैलेंट है, अभी तक तो मेरे पास ऐसा बच्चा नहीं आया जैसे अभी ये है। बहुत बेहतर तरीके से मेरे 2-4 ऐसे बच्चे रहे तो जो काफ़ी अच्छे रहे थे, जैसे कि पिछली दफ़े एलटी जो तैयारी करते उसमें एक वैष्णवी वैष्णवी नाम की एक लड़की थी, वो बहुत शानदार तरीके से उसने एलटी की प्रिपरेशन करी थी मेरे साथ। और इस बार की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में है, वो आपके टॉप 5 में, ये कहीं टॉप 2 में वो अपना स्थान 100% बना लेगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पता चल जाता है कि बच्चे कि कहते हैं ना, किसी गाँव को अगर हम जाते हैं उसकी पगडंडियाँ ही हमें बता देती हैं कि गाँव कैसा होगा। तो हमें थोड़ा सा किसी व्यक्ति विशेष से जब हम चर्चा करते हैं तो पता चल जाता है कि ये बच्चा कितना कर सकता है। तो अच्छी बात है, इस पे आप अपना गोल को फिक्स करिए। तो ये तमाम चीज़ें होती है।
अब बात करते हैं कि समाजी विकास, हम समाज के विकास में भी क्या होता है, शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, अनुशासन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कि आज की दुनिया में अगर हम देखें, समाज का विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि अनुशासन छात्रों में ये समझाने में मदद करता है कि वो अपने व्यवहार को कैसे प्रतिबंधित करना है, या लोगों के साथ कैसे सामाजिक रूप में अपने आप को पेश करना है। आज की दुनिया की अगर बात करें, ना केवल स्कूल में समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्र, बल्कि सामाजिक विकास पर भी ध्यान दे। अभी मैं बेसिकली अभी जिसमें मैं भोजन ग्रहण कर रहा था, उस समय मैंने एक न्यूज़ देखी थी, तो उसमें एक समाज को हम कहते हैं कि हम बात करते हैं समाज के विकास की बात करते हैं, हम छात्रों को ऐसे व्यवहार, ऐसी चीज़ों को शिक्षा देने की बात करते हैं, मगर जब हम छात्रों को ऐसी शिक्षा ग्रहण दे देते हैं, क्या वो समाज में वो उस शिक्षा का प्रयोग करके क्या समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है? मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ ढकोसले वाली बात है। अभी मैं देख रहा था कि एक यूपी की एक कांस्टेबल महिला थी, वो सिविल ड्रेस में थी, तो एक लड़का आता है तो उस पर उसको छेड़ता है, तो वो लड़की उस पर अपने सेल्फ डिफेंस को उसको थप्पड़ मारती है, तो उसको क्या कहते हैं, भरे बाजार में उसको पीटना शुरू कर देता है। वहाँ पर जो हमारे अन्य जो लोग होते हैं, चाहे समाज के, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे युवा हो, चाहे वो अन्य होते हैं, तो उसको पीटती हुई देखते हैं। तो समाज का एक ऐसा तबका भी हम कहते हैं कि आज समाज इतना निष्पंसक हो चुका है, जो स्वयं अपने बारे में सोचता है। जब हम कहते हैं कि छात्रों को यह समझाने में ये मदद करता है कि अपने व्यवहार में कैसे, अगर हम हमारा व्यवहार, हमें ये सिखाया जाता है कि अगर समाज में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमें उस अन्याय के प्रति खड़ा होना चाहिए। तो इस समय ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? कहीं ना कहीं आज व्यक्ति क्या है, स्वार्थी हो चुका है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो कहता है कि मुझे अपने आप से मतलब दिखाएं, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़े, ये फालतू के झंझट में कौन पड़े, वो सिर्फ अपने आप को मद्देनजर रखता है। तो हम बच्चों को ऐसा बना रहे हैं कि सिर्फ अपने आप तक सीमित रख रहे हैं। आज अगर आप देख पा रहे हो कि बच्चा, पेरेंट्स, अगर हम कहें, ये हमारी भी कमी है। जैसे आप घर में देखोगे, अपने पिताजी कोई अपने मोबाइल में लगा, माता जी अपनी लगी हैं, बच्चा को भी फ़ोन दिया है, सब कोई ना डिबेट हो रही है, ना कोई अच्छी शैक्षणिक बातें हो रही है, ना नैतिकता की बातें हो रही है, सिर्फ हमें बवाल टालने, कहीं ना कहीं हम एक जीवन यापन कर रहे हैं, आए हैं, जी रहे वाली बात है। जो पहली जो चीज़ें थी, जो हम कहते हैं कि वैदिक काल में जो शिक्षा का जो महत्व था, आज वो समाज में वो महत्व कहीं ना कहीं क्षीण हो चुका है। जब हम अनुशासन की बात करते हैं, अनुशासन की बातें सिर्फ हम जो किताबों तक सीमित है या कक्षा कक्ष तक सीमित रह जाती हैं। अगर हम व्यवहारिक जीवन में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आती हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों पे बहुत गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। ये कहता है कि छठा नंबर क्या कहता है, आत्म नियंत्रण में बढ़ाना। जब हम बच्चे को इतना शैक्षिक यह बात करें, उसका बौद्धिक विकास कर देते हैं कि छात्र के बीच ये आत्मविश्वास हो जाता है, आत्म समय बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। कोई बच्चा अगर मान लीजिए क्लास में हेजिटेशन के साथ अगर कोई चीज़ को बोलता है, या असेंबली में अच्छी तरह से नहीं बोल पाता है, तो हमें बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बच्चा अच्छा हो सकता है, वेरी गुड। अगर उसने आज गंदा भी बोला है, तो क्लैपिंग के माध्यम से हम उसको क्या करें, अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो बेहतर वो बच्चे को कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। और क्योंकि वो अपने तनाव या फिर चिंता पर काबू पा लेते हैं और खुद को ज़्यादा सोचने या से रोकना जानते हैं, आत्मनियंत्रण छात्रों में सोच या समझदारी या से निर्णय लेने के लिए और किसी भी स्थिति को संभालने में मदद करता है। बेसिकली अगर आप लोग के साथ हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जिस समय आप देखिएगा, जिस समय आपके हाथ में जब ये प्रवक्ता का पेपर हाथ में आएगा, जब कक्षा कक्ष में जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे, तो आप पर जो हम कहते हैं ना आत्म संयम, जो तनाव होता है, वो तनाव पे चिंता काबू, हम ये बात करें तो आप वो तनाव पे काबू नहीं कर पाते। बहुत से बच्चे क्या होता है, पेपर देता है तो तनाव ग्रस्त हो जाता है, तो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ भी क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से धूमिल हो जाती है। तो हमें क्या होना है, अपने आप में जो आत्म नियंत्रण बढ़ाना। जब हम कहते हैं कि हमें ये सिखाया जाता है कि हम कहते हैं कि हमें अपने ऐसी परिस्थिति में भी हमने आपको नियंत्रित या कूल रखना है, कि अगर हमारे सामने अगर लगता है कि जो हमारा जो रास्ता है कठिन है, उस कठिन डगर में भी हमने आपको अपने आपको क्या है, शांत चित्त, एकाग्र चित्त रहकर हमें चीज़ें करनी है, जिससे कि हम जो चीज़ें हो रही हैं उसे बेहतर कर सकते हैं। तो आत्मनियंत्रण छात्रों की सोच और समझ को और समझदारी के निर्णय लेने और किसी भी स्थिति को संभालने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होते हैं। तो वही चीज़ हमारे, जब हम पेपर देते हैं, हम एक छात्र के रूप में होते हैं, तो जब टफ क्वेश्चन आते हैं तो हमें लगता है कि आज पेपर कठिन आ गया या सरल आ गया, तो हम कभी होता है ना कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो उसके पढ़े में सारी चीज़ें आ जाती, आता तो सब कुछ है, मगर वो अपने जज्बातों में बह जाता है।
तो जब जज्बातों में बहता है तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, फिर उल्टी सीधी होनी शुरू हो जाती है। तो हमने अपने आप को नियंत्रित करना है, हमें अपने आप को काबू रखना है, हमें ऐसे तरीके से अपने आप को शांत चित्त करना है, अपने मन को धैर्य में रखना है कि तनाव मुक्त रहना है, और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को सिद्ध करना है। ये तमाम चीज़ें पता नहीं। अब मैं कहता हूँ कि समय प्रबंधन की बात करते हैं तो छात्रों के लिए समय पर आना, समय पर अपना काम पूरा करना और समय पर प्रतिबंध जरूरी बहुत जरूरी है। और समय प्रबंधन ये छात्रों को समय पर आने को क्या करता है, प्राथमिकता देने में मदद करता है। देखिए, बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत से दफ़े आपने देखा होगा, आपके साथ भी ये घटनाक्रम घटा होगा कि आप तो समय की बहुत पाबंदी हो, क्योंकि आपके अंदर इस टाइप के गुण विकसित करे हैं आपके माँ बापू ने या आपके टीचरों ने, कि आप जब कहते हैं कि कहीं पर पहुंचना होता है, आप 5 मिनट पहले उस गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं। और जिस जिस बच्चे जिसका आपको इंतजार करना होता है, जिससे आपको मिलना जाता है, वो अगर आपको 10 मिनट भी अगर लेट होता है तो आप उसमें भी क्या हो जाता है, फिर चिड़चिड़ हो जाता है। आप कहते हो कि समय का वो पाबंदी नहीं है, वो समय से उस चीज़ को प्राथमिकता से नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने समय को किस प्रकार से मैनेज करना है, छात्रों को ये हम सिखाते हैं कि प्राथमिकता देने में उसको मदद करता है। हमेशा ये सुनिश्चित करें कि छात्र क्या होता है, अपने समय के अनुसार काम करें, और एक अनुशासित छात्र जानता है कि अपने समय को प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। अब आता है कि एकाग्रता में कैसे हम एकाग्रता में सुधार लाते हैं। तो अनुशासन छात्र को उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने में क्या करता है, उसे अपने एकेडमिक पर अधिक ध्यान देने पर केंद्रित करता है। हम एकेडमिक के मतलब हम अपना स्कोर को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुशासित जो छात्र होता है वो स्कूल में जब अनुशासित रहता है तो उसके माहौल को अगर समझता है और उसका पालन यदि करता है, तो छात्र निश्चित रूप में क्या होता है, जो पढ़ाई के जो तनाव होता है ना, उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, फ्री रहता है। और जो जो बच्चा तनाव में रहता है तो कहीं ना कहीं उसको जो आपका विद्यालय का तनाव होता है, अपने आप का तनाव रहता है, और पढ़ाई का जो तनाव रहता है तो तनावग्रस्त हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अनुशासन में रहकर अपने आप को क्या करना है, पढ़ाई के साथ अपने आप जो दौरान क्या है, तनाव मुक्त रहना है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है और केंद्र करने में मदद। अभी आपके यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली बहुत से बच्चे ग्रुप में जुड़ते हैं और क्या करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, मगर बहुत से कम ऐसे बच्चे होते हैं जो ध्यान एकाग्रचित्त होकर वो लोग सोचते हैं कि अगर क्लास चल रही है तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो कोई अन्य बच्चे से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमें क्या होना है, अपने आप को थोड़ा सा संयम के साथ, हमें कहीं ना कहीं जब हम कोई क्लास लेते हैं या कहीं जाते हैं तो उसको हमें संयम के साथ करना चाहिए। तो इतना ही अपने लक्ष्य को, कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। अगर अगर कोई बच्चा सोचता है कि इस बार की मुझे प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही है, तो निश्चित रूप में आपको अपना लक्ष्य हमेशा याद रहना चाहिए, आपके लक्ष्य हमेशा आपके सामने रहना चाहिए कि मुझे इसके लिए पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों को भी वो ध्यान में रखकर चीज़ें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से जो सिविल सर्विस में जो भी आईएएस पीसीएस निकलते हैं, वो क्या होता है, बहुत गरीब तबके के ज़्यादा लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो उस दौर से गुजरते हैं जो कि जो जो मिडिल फैमिली का जो बच्चा होता है, जो अपर फैमिली का जो बच्चा होता है, वो उस दौर से गुजरा नहीं है, क्योंकि उसको सब कुछ चीज़ें परिपूर्ण रूप से प्राप्त होती, तो वो चीज़ को समझ नहीं पाता। तो इसीलिए जो मिडिल फैमिली का जो बच्चा, उससे नीचे का जो बच्चा होता है, वो उन चीज़ों को झेलता है। तो वो अपना जो गोल है उसको हमेशा क्या होता है, केंद्रित रख के चलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने ये 8 जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हमें पता होना। अब हमारे सामने अगर आता है कि निष्कर्ष क्या क्या होता है, हमने ये सारा चीज़ें पढ़ी, तो हमारे सामने निष्कर्ष क्या निकल के आता है। निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जब हम कहते हैं स्कूल में छात्र अपने इच्छा, लक्ष्यों और मूल्यवान ज्ञान को जब प्राप्त करने के लिए अनुशासन का पालन करते हैं, और स्कूल में अनुशासन के महत्व को अधिक केंद्रित होने में, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करते हैं। और अनुशासित छात्र हमेशा क्या करता है, शिक्षक और उनके द्वारा सिखाई जाने वाली बातों पर हमेशा ध्यान देता है। हम जानते हैं कि स्कूल में अनुशासन का महत्व छात्र के जीवन और समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली अभी जितना भी हमने पढ़ा, तो उसका एक छोटा सा सार में सारा चीज़ आपका यहाँ पर समावेशित हो गया। जो हम अभी तक हमने जितना डिस्कस किया, तो ये जो निष्कर्ष निकलता है, हम कभी कहते हैं कि निचोड़ क्या होता है। अगर हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने रामायण पूरी पढ़ ली, तो लास्ट में कहते हैं उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसका निचोड़ क्या निकला, हमें उसका निचोड़ क्या है, हमारा निचोड़ यही निकलता है कि रावण जैसा बुद्धि जो बुद्धिमान व्यक्ति भी कहीं ना कहीं जब असंगत में पड़ता है तो उसका ज्ञान भी उसके काम नहीं आता है, और राम जैसा
व्यक्तित्व का हम बात करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम कहते हैं। तो अब जब हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें इसके थोड़ा से निष्कर्ष में ही हमने पूरे जो हमारा जो टॉपिक था उसका हमारा क्या गया है, निचोड़ हमने निकाल दिया। तो ये चीज़ें ही इसके अंतर्गत होती है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट है सभी का क्लियर हो गया, पहले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो था, थोड़ा सा हमने अभी और सीख लिया, तो मुझे लगता है आई थिंक पता चल गया होगा। आगे बढ़ें। जी सर।